हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर नंबर 15 लेके आए हैं, जहां हम लोग लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पीछे 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दिए हैं: रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग इस समय कमी करते हैं तो ये कमी नहीं रहना चाहिए। अगर चैनल पर विजिट करते हैं, देखते हैं वीडियो को, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। और समझ जाए कोई भी थ्योरी अगर मैं पढ़ाया, कोई भी टॉपिक पढ़ाया, तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर मेरा क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए पहले कुछ टर्म को देखना पड़ेगा, सम टर्म्स। लिखा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए सम टर्म्स में लिखा हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको संक्षेप में कहते हैं SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान देके देखिएगा, ये एक कंटेनर है जो 2 साइड से ओपन है, इस साइड से और इस साइड से। ठीक, बीच में इस दोनों का सेपरेशन किया गया है। एक कंटेनर को बीच में एक में ये जो लाइन दिया है, यही लाइन है SPM, जो इस दोनों को सेपरेट करता है। ध्यान दो, इधर क्या है तो लो कंसंट्रेशन, और इधर क्या है तो हाई कंसंट्रेशन। इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या तो मीन्स लेस सॉल्यूट। ध्यान देके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट। और हाई कंसंट्रेशन का मतलब तो मीन्स मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। ध्यान दो, लो कंसंट्रेशन कोई बोला तो समझ जाना कि लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन मतलब मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। फिर से समझ जाओ, जैसे मान लो ये बोतल में मैं पहला बार 2 चम्मच चीनी दिया, और इसी बोतल के पानी में सपोज करो मैं 5 चम्मच चीनी दिया। तो जब 2 चम्मच चीनी दिया तो वो हुआ लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। और हाई कंसंट्रेशन का मतलब जब 5 चम्मच चीनी दिया, तो 5 चम्मच चीनी दिया, इसका मतलब यहाँ पर अब सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। यही हुआ कहने का मतलब। लो कंसंट्रेशन मतलब लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन का मतलब मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। तो ये एक कंटेनर को मैं 2 पार्ट में SPM की मदद से सेपरेट किया। इधर लो कंसंट्रेशन, इधर हाई कंसंट्रेशन, मीन्स लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट। लो कंसंट्रेशन का, हाई कंसंट्रेशन का मीन्स मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। तब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, तो बोल रहा है ए मेम्ब्रेन विच परमिट मूवमेंट ऑफ solvent molecule but prevent solute particles is called semi permeable membrane। ध्यान दो क्या है, ए मेम्ब्रेन विच परमिट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट प्रिवेंट सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने से होके परमिट दे किसके मूवमेंट को, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेकिन रोके प्रिवेंट करे किसको, तो प्रिवेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने से होके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
ध्यान दो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करेगा क्या, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन होगा जो अपने से होकर सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देगा इधर से इधर, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से समझो ध्यान देके, ए मेम्ब्रेन विच परमिट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट प्रिवेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने से होकर सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देगा लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देगा, उसी को क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इस साइड लेके चल जाता है लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं लेके जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा ध्यान दो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या, ए प्रोसेस in which movement of solvent molecule from low concentration side to high concentration side take place is called osmosis। osmosis किसको, a process in which movement of solvent molecule from low concentration side to high concentration side take place is called osmosis। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड में, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ए प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नाउ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ applied external pressure is higher than osmotic pressure, then movement of solvent molecule from higher concentration side to lower concentration side take place is called reverse osmosis। reverse osmosis क्या, तो if applied external pressure is higher than osmotic pressure then movement of solvent molecule from higher concentration side to lower concentration side take place is called reverse osmosis। reverse osmosis क्या, तो बोला if applied external pressure is higher than osmotic pressure then movement of solvent molecule from higher concentration side to lower concentration side take place is called reverse osmosis। ऑस्मोसिस का उल्टा हो, ध्यान दो, तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ, तो लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड में जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर हायर से लोअर में आ जाए तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाए ऑस्मोसिस, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए रिवर्स ऑस्मोसिस। बोला गया इफ अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन साइड टू लोअर कंसंट्रेशन साइड टेक प्लेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन साइड से लोअर कंसंट्रेशन साइड में, उसी को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, दीजिए अपना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने से होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने दे लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं करने दे, उसी को क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा मेम्ब्रेन अपने से होकर सॉल्वेंट को पास करने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं करने देगा, उसको क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, सीखना है, समझना है हर बच्चे को। ऑस्मोसिस क्या, तो
तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मोमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड में, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या? तो जब अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से तो मोमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन साइड से लोअर कंसंट्रेशन साइड में, उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जरा ध्यान दो, अब हम लोग आ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दो। अब हम लोग आ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए डायग्राम यही रहेगा, इसी डायग्राम से ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लेंगे, लेकिन ध्यान दो डायग्राम आपको फिर से बनाना रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? तो ध्यान दो, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर is applied to just stop osmosis is called osmotic pressure. Minimum external pressure is applied to just stop osmosis is called osmotic pressure. वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बोला क्या हूँ? मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, ध्यान देना, जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने भर के लिए लगाया जाएगा उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये जो है ये लग गया पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाएगा मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, कम से कम वो बाहरी दबाव जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाए। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करता था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करता था। तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो से हाई में मूव कर रहा था, इसको रोकने के लिए जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता था उसी को बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट किया है किससे? पाई से। फिर से समझ लो, वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है ऑस्मोसिस में, उसको रोकने के लिए जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इस साइड लग जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो से हाई में जाता था, तो इसको रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दे दिए। और जब रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेगा तो यही अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, तब उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होगा जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाएगा। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो से हाई में जाता था, इसीलिए पाई इस साइड लगा है, क्लियर है, क्योंकि लो से हाई में जाता था। अब जब अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर से लोअर में मूव कर जाएगा, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से। अब ध्यान दो, समझने के लिए कंसीडर कर रहा है, वी कंसीडर ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर। एक सॉल्यूशन कंसीडर किया हूं जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? C मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर। एक सॉल्यूशन कंसीडर किया जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? C मोल पर लीटर। वी कंसीडर ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर। ध्यान दो, इट हैज बीन experimentally observe that pi directly proportional to concentration of solution, ठीक, और pi directly proportional to temperature in Kelvin। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर इन केल्विन का।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को C बोल दिए और टेम्परेचर को T बोल दिए, यानी ध्यान दो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अब जरा ध्यान दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ एक साथ लिख देता हूँ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट, तो पाई बराबर RCT। क्लियर है। अब ध्यान दो I क्या R क्या है, तो ये R के बारे में लिख देता हूँ, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान जनरली लगभग हर जगह R का वैल्यू लिया जाता है 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। ध्यान दो, ये जो R का वैल्यू रहेगा 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, क्योंकि R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए आया, तो R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन, atm इंटू लीटर बटे मोल इंटू केल्विन। ठीक, ये R का वैल्यू रहेगा। R का वैल्यू जनरली लगभग हर क्वेश्चन में बदलेगा, जहाँ वहाँ मैं बता दूंगा कैसे बदलेगा। ठीक, लेकिन R का वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार समझ लो, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बोला हूँ मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। समझने के लिए एक सॉल्यूशन कंसीडर किया जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर माना हो, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C का और टेम्परेचर इन केल्विन T का। ध्यान दो, तो ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ध्यान दो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट, तो पाई बराबर RCT, जहाँ पे R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू 0.0821 atm लीटर बटे मोल इंटू केल्विन। अब जरा ध्यान दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान दो। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा। ध्यान दो, इफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आइदर dissociate or associate in solution, then पाई बराबर IRCT। अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने पर या तो डिसोसिएट या तो एसोसिएट करेगा, तब पाई बराबर बोलेंगे IRCT। IRCT ध्यान रखिएगा, ये सब न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर कोई पूछेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला, तो पाई बराबर IRCT, जहाँ पे I भान टॉप फैक्टर है, R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलेंगे, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है और T टेम्परेचर है जो केल्विन में होना चाहिए। एक एक चीज़ समझाइएगा। अब हम लोग पहले से जानते हैं कंसंट्रेशन बराबर N/V, नंबर ऑफ मोल बट्टे वॉल्यूम। ये N है नंबर ऑफ मोल, समझ लेना, और ये V है वॉल्यूम। ठीक, तो C बराबर N/V। तब अगर फिर से कोई पाई बराबर लिखेगा तो पाई बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R इंटू C के जगह पर N/V इंटू T। तो ये फार्मूला भी कहीं जरूरत पड़ सकता है न्यूमेरिकल बनाने में, पाई बराबर IRCT से भी बन सकता है, पाई बराबर I इंटू R इंटू C के जगह पर N/V इंटू T। फिर थोड़ा सा ध्यान दो, N बराबर होता है W बट्टे M, तो लिख सकते हैं पाई बराबर I इंटू R इंटू N के जगह पर W बट्टे M इंटू 1/V इंटू T। ये फार्मूला से भी बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अगर मान लो M निकालना है मोलिकुलर वेट, तो M निकालने के लिए क्या करेंगे, I इंटू R इंटू W इंटू T बट्टे पाई इंटू V, इससे M निकल जाएगा। तो ये सारे फार्मूलों को टिक कर लेना है, ये सारे से सवाल आता है, ये सारे को ध्यान रखना है कि ये C बराबर N/V लिखे, तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होकर आ गया, पाई बराबर I इंटू R इंटू N/V इंटू T। अब जरा ध्यान दो, N के जगह पर W बट्टे M लिखे, तो पाई बराबर I इंटू R इंटू W/M इंटू 1/V इंटू T। अब अगर मान लो कोई M बोलता, तो M क्या, तो I इंटू R इंटू W इंटू T बट्टे पाई इंटू V, जहाँ समझा देंगे सब कुछ कौन चीज़ क्या है। ध्यान दो, वेयर, ध्यान दो, जो जो नया टर्म है ध्यान दो। सबसे पहले देख लो पाई,
पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। जनरली पाई का यूनिट एटीएम होता है। प्रेशर है ना, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट जनरली एटीएम लेंगे, ठीक है। बहुत कम केस में आता है जहाँ पे बार लेते हैं हम लोग, ठीक, उस सबसे बार पास्कल बहुत कम आएगा। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट एटीएम बोलना सही रहेगा, ठीक। आई, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आर बराबर रहेगा 0.0821 एटीएम लीटर बट्टे मोल इंटू केल्विन बता चुका हूँ, ठीक। ये ध्यान दो, डब्लू क्या रहेगा, डब्लू तो वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्लू क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना। एम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। भी क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और टी क्या रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टी रहेगा टेम्परेचर इन केल्विन। इस बात का ध्यान रहे कि 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन, कि 0 डिग्री सी कितना केल्विन, 273 केल्विन। तो ध्यान रहे इस सब में क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है, एम मोलिकुलर वेट है, बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो लीटर में रहना चाहिए, और टी टेम्परेचर है जो केल्विन में रहना चाहिए। बस आई छूटा है, आई को यहाँ बता देता हूँ, आई को ध्यान दो, आई को आई ध्यान दो। आई बराबर भान टॉप फैक्टर, भान टॉप फैक्टर, ध्यान रखना है। आई ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन, लेसर देन 1 फॉर एसोसिएशन। आई बराबर 1 फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन। आई बराबर, जैसे एग्जाम्पल में लाइक यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, पॉलीमर, ईटीसी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान दीजिए। एक नोट लिख दिया हूँ, नोट क्या लिखा हूँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज सुटेबल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, पॉलीमर्स, ईटीसी बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सुटेबल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, सच एज प्रोटीन, पॉलीमर्स, ईटीसी बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं करते हैं। कौन सा, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, विटामिन, पॉलीमर, यह सब हाई टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं करते हैं, इसीलिए उस सब का कैलकुलेशन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, मैक्रोमोलिक्यूल का कैलकुलेशन। एक एग्जांपल दिया हूँ क्या, तो ध्यान दो। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सी ऑफ ए 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलिकुलर वेट 60, आर का वैल्यू दे दिया है 0.0821 एटीएम लीटर बट्टे मोल इंटू केल्विन। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। चलिए इस सब को मिटा रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, एकदम अच्छा से समझो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, जो भी नए दोस्त हैं वो उसको सब्सक्राइब करना। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सी ऑफ ए 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलिकुलर वेट 60। निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। 6% सोल्यूशन है किसका, यूरिया का। इसका मतलब इट मीन्स 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। ध्यान दो, 6% सोल्यूशन है यूरिया का, परसेंटेज कितना में, 100 में। तो इसका मतलब 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में।
6 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में, यानी सॉल्यूट का वेट दिया है W सॉल्यूट कितना 6 ग्राम। अब ध्यान दो मोलिकुलर वेट ऑलरेडी यूरिया का दिया है, M सॉल्यूट दिया है कितना तो 60। ध्यान दो R का वैल्यू दिया ही है, R बराबर कितना तो 0.082 ATM इंटू लीटर बटे मोल इंटू केल्विन। क्वेश्चन दे रखा है, मैंने नहीं दिया। अब ध्यान दो, अब वॉल्यूम कितना तो 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। तो ध्यान रखना है वॉल्यूम होना चाहिए किस में, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देते हैं। तो 1000 से भागा दे दोगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लीटर में चेंज हो गया। अब जरा ध्यान दो, हमें निकालना है पाई। तो पाई का फार्मूला I इंटू आर इंटू सी के जगह पर देंगे N/V इंटू टी। अब जरा ध्यान दो, पाई बराबर I इंटू आर इंटू एन के जगह पर W/m इंटू 1/v इंटू टी, यानी पाई बराबर ध्यान दो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है यूरिया का। तो यूरिया के लिए I का वैल्यू 1, R का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है कितना 0.0821 इंटू स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट 6 ग्राम इंटू 6/60 इंटू वॉल्यूम कितना तो 0.1, 1/v तो वॉल्यूम कितना 0.1 इंटू टेम्परेचर कितना डिग्री सी है तो ध्यान दो 25 डिग्री सी, टेम्परेचर 25 डिग्री सी। तो ध्यान दो टेम्परेचर 25 डिग्री सी केल्विन में बदल दो, 273 + 25 बराबर कितना 298 केल्विन इंटू 298। इसको जल्दी से सॉल्व करो, पाई निकालो ATM में आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। इसको को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 146.79। ध्यान दीजिए 0.0821 को 6 से उसको 298 से डिवाइड करेंगे 60 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 6। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो ये 24.46 ATM आंसर हो जाएगा। इतना ATM पाई बराबर। तो देखो पाई आ चुका ऑस्मोटिक प्रेशर इस सोल्यूशन का। कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सी, यहाँ पे 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलिकुलर वेट R का वैल्यू दिया था, उसका पाई का वैल्यू निकाल दिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन फिर ले आऊँ क्या, तो डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree C, assuming that it is completely dissociate। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना है। डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4, यानी सॉल्यूट का वेट दिया है W K2SO4 कितना 25 मिलीग्राम, कितना लीटर में तो 2 लीटर में, वॉल्यूम भी पता है 2 लीटर, ठीक 2 लीटर वाटर का सोल्यूशन है। कितना टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे, एक एक लाइन काम करना है। तो 273 + 25 बराबर 298 केल्विन। चलिए ऐसा एज्यूम करो कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट किया। तो हमने बताया था कभी फिर इससे पहले भी नोट में कि फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन वैल्यू ऑफ I बराबर वैल्यू ऑफ अल्फा बराबर 1, अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में। तो यहाँ K2SO4 कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा 2K प्लस में SO4 2 माइनस में, ये 2 और ये 1, तो 2 1 कितना 3, 3 में से 1 घटाओ 2, अल्फा से गुना करो 2 अल्फा, पीछे 1 जोड़ो 1 + 2 अल्फा, अल्फा बराबर 1 लेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन में। तो I बराबर 1 + 2 × 1 यानी I बराबर कितना 3, I बराबर 3। कैसे 3 आया तो कंप्लीट डिसोसिएशन था इसलिए अल्फा का वैल्यू 1 लिए, तो I बराबर हो गया 1 + 2 × 1 यानी I बराबर हो गया 3। हमको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई। तो ध्यान दो पाई का फॉर्मूला बराबर ही बता रहा हूँ, पाई बराबर I × R इंटू ध्यान दो CT, यही बताया है। तो पाई बराबर I × R इंटू सी के जगह पर N/V इंटू टी, यानी पाई बराबर I × R इंटू एन के जगह पर W/m इंटू 1/v इंटू टी। एकदम गौर से देख के सीखना है। पाई बराबर ध्यान दो I का वैल्यू कितना 3, R का वैल्यू 0.0821,
ध्यान दो स्मॉल w बटे m, तो स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है जो किस में रहना चाहिए, ग्राम में, बताया हूँ। और ये किस में दिया है, देखो मिलीग्राम में, तो इसको ग्राम में बदल देंगे 25 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, 1 मिलीग्राम में, तो 25 मिलीग्राम में कितना, तो 25 गुना 10⁻³ ग्राम। तो ये लिखें 25 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर कितना, तो 298 बाय m मोलर मास K2SO4 का। अभी निकाल देता हूँ K2SO4 का मोलर मास, यहाँ देख लो, यहाँ निकाल देता हूँ K2SO4 का मोलर मास। 1 पोटेशियम 39, तो 2 पोटेशियम 2 गुना 39 प्लस सल्फर का 1 गुना 32, ऑक्सीजन का 4 गुना 16, तो 39 दूनी 78 प्लस 32 प्लस 64, तो 4 2 6 8 6 14, 6 1 7 3 10 7 17, कितना 174। अब ध्यान दो m कितना 174 इंटू वॉल्यूम कितना दे देंगे 2 लीटर, तो 2 दिए। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, पाई बराबर जो भी आएगा वो ATM में आएगा। जल्दी सॉल्व करो फटाफट। ध्यान दीजिए, इसको 3 गुना 821 गुना 25 इंटू 298 बाय 174 इंटू 2 इंटू ये डेसिमल हटाएं तो 10⁴ दिए नीचे में, ये डेसिमल हटा दिए तो 10⁴ और इंटू ये पावर हटाएं तो 10⁻³ दिए नीचे में। तो अगर इसको तीनों चारों को गुना करिएगा 3 इंटू 8 21 इंटू 25 इंटू 298, तो ये आ जाएगा 18349350 18349350 बाय 348। 174 को 2 से गुना करेंगे 348, इस पर ये 10⁴ इंटू 10⁻³ यानी 70 दे देंगे, 70 दे दिए। इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 0.00527, 0.00527। मतलब अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻³ ATM, 5.2 इंटू 10⁻³ ATM। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I बराबर 2.47 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 ATM एट 27 डिग्री C। अमाउंट निकालना है किसका, CaCl2 का, जिसका I का वैल्यू दिया है 2.47। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 ATM एट 27 डिग्री C। यानी पाई बराबर दिया था 0.75 ATM, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री C, केल्विन में बदल देंगे 273 प्लस 27 बराबर 300 केल्विन। अब ध्यान दो, वॉल्यूम दिया है 2.5 लीटर, वॉल्यूम दिया है 2.5 लीटर। ध्यान दो, हमें अमाउंट निकालना है CaCl2 का, यानी WCaCl2 निकालना है, जबकि m निकाल लेते हैं CaCl2 का कितना। तो देखो CaCl2 का एक एक लाइन समझना है, एकदम गौर से देख लो। Ca का 40, 2 इंटू 35.5 यानी 71 40, ये 1 हो गया ना, एक साथ 411, यानी मोलिकुलर वेट CaCl2 का 111 आ गया। अब जरा ध्यान दो, I का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 2.47, ये I का वैल्यू। फिर से समझ लो, अमाउंट निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2 W dissolve in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 ATM। हमें अमाउंट निकालना था CaCl2 का, जिसको डिजॉल्व किया था 2.5 लीटर वाटर में, जहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर था 0.75 ATM और टेम्परेचर था 27 डिग्री C। तो टेम्परेचर हमें 27 डिग्री C दिया था 300 केल्विन, पाई दिया था 0.75 ATM, वॉल्यूम दिया था 2.5 लीटर, वेट निकालना था, मोलिकुलर वेट निकाल लिया CaCl2 का 111, I का वैल्यू 2.47। अब हम लोग बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला पाई बराबर IRCT, तो पाई बराबर I इंटू R इंटू C का जगह पर N/V इंटू T, यानी पाई बराबर I इंटू R इंटू W/M इंटू 1/V इंटू T। अब जरा ध्यान दो, हमें निकालने के लिए क्या बोलता है WCaCl2, ये W, तो W बराबर बोलेंगे पाई इंटू M इंटू V बाय I इंटू R इंटू T। तो W बराबर पाई का वैल्यू, पाई कितना दिया है 0.75 ATM इंटू मोलिकुलर वेट कितना 111, वॉल्यूम कितना 2.5,
बाय आई का वैल्यू कितना 2.47 इंटू आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना तो 300 केल्विन 2.5 लीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। W बराबर जो आएगा आंसर, जल्दी सॉल्व करिए। इस तीनों को गुना करिएगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 तो ये आ जाएगा 208.125 और नीचे में है 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। इस तीनों को गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 60.836। अगर ये डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 3.421। इसको डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 3.421, यानी हमें W निकल गया किसका, CaCl2 का। वेट निकालना था CaCl2 का, निकल गया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऑस्मोटिक प्रेशर पे कुछ सवाल देख लिए हैं, इससे आगे का कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं अभी। लीजिए नेक्स्ट कुछ टर्म पढ़ेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है, ध्यान दो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, two solution having same osmotic pressure at constant temperature are called isotonic solution. Two solution having same osmotic pressure at constant temperature are called isotonic solution. दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस बात का कि दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो लेकिन कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी बता देंगे कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई1 बराबर पाई2, ये कंडीशन रहेगा कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान रहना चाहिए, यानी पाई1 बराबर पाई2 रहना चाहिए। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, दो सॉल्यूशन लेता है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देके समझेगा। मान लो इसका कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर, ध्यान दो इसका भी कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर। दो सॉल्यूशन लिया हूँ, इसका कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर, इसका कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर। ध्यान दो इसका बॉन्ड टॉप फैक्टर ध्यान दो, समझना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका बॉन्ड टॉप फैक्टर मान लेता हूँ I1, इसका बॉन्ड टॉप फैक्टर I2। ध्यान दो इसका बॉन्ड टॉप फैक्टर I1 है, उसका I2 है। अब जरा ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर OP, इसका पाई, इसका भी पाई। बोलेगा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही क्यों लिए, तो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट दिखाना है, कांस्टेंट। ध्यान दो ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट करना है, इसीलिए दोनों का वैल्यू पाई ही लिया हूँ। कोई पूछेगा पाई क्यों लिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट दिखाना। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम रहना चाहिए। तो सेम रहना चाहिए मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ही दिया हूँ, OP पाई ही दिया हूँ। आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ही लिया हूँ इसीलिए। अब जरा ध्यान दो, हम लोग बोलेंगे कि अब थोड़ा फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था, पाई बराबर IRCT। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पाई1 बराबर पाई2 करना है। तो ध्यान दो पाई1 बराबर I1 हो गया, I1 C1 RT, और यहाँ पाई2 बराबर क्या बोलेंगे, पाई2 बराबर I2 C2 RT। यानी हम लोग बता देंगे I1 C1 बराबर I2 C2। कैसे, तो ध्यान दो ये RT कट गया, क्यों, तो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, दोनों के लिए कट जाएगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा है। तो ध्यान दो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा है, तब ध्यान दो RT कट गया, तो यहाँ हो गया I1 C1 बराबर I2 C2। यही ऑस्मोटिक प्रेशर का आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फार्मूला हुआ फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान दो I1 C1 बराबर I2 C2।
I1C1 बराबर I2C2, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या, तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at constant temperature are called isotonic solution. Two solution having same osmotic pressure at constant temperature are called isotonic solution. दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, कहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी समझा देंगे, ध्यान देके देखिए, सीखिए। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 बराबर π2, यानी दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तब ध्यान दो, यहाँ ले लिया सॉल्यूशन 1, यहाँ सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर। ध्यान देके सीखना है। सॉल्यूशन 1 का भांट हॉफ फैक्टर I1, सॉल्यूशन 2 का भांट हॉफ फैक्टर I2। अब जरा ध्यान दो, सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर π1, सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर π2, टेम्परेचर इसका T, इसका भी T। अब बोलेगा क्यों, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, फिर सीखेगा, ध्यान देके, एकदम इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देके देखो। फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं पाई बराबर IRCT, पाई बराबर IRCT। तो अगर ध्यान दो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे तो पाई बराबर IRCT, तो आइसोटोनिक के लिए बोलेंगे π1 के जगह पर, π1 के जगह पर क्या बोलेंगे, तो π1 के जगह पर बोल देंगे I1C1RT और π2 के जगह पर I2C2RT। ध्यान दो, क्योंकि पाई बराबर IRCT है, पाई बराबर IRCT, तो यहाँ ध्यान दो, अगर पाई बराबर IRCT है तो π1 बराबर कोई बोलेगा, π1 बराबर क्या बोलेंगे, I1 इंटू R इंटू C1 इंटू T। देख लो गौर से, π1 बराबर क्या, तो I1 इंटू R इंटू C1 इंटू T। ठीक है। अगर π2 बराबर कोई बोलेगा तो π2 बराबर I2 इंटू R इंटू C2 इंटू T। ध्यान देना, उसी से लिखा हूँ π1 बराबर π2, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में π1 बराबर π2 होगा। तो ध्यान दो, I1 R C1 T, I1 C1 RT बराबर I2 C2 RT, ये कंसेप्ट। तो ये RT RT कैंसिल हो गया। अब जरा सा गौर से देखो, I1 C1 बराबर I2 C2, इसी को बोलेंगे कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ, I1C1 बराबर I2 C2। अब जरा ध्यान दो, हम लोग जानते हैं सिंस C बराबर N/V, तो अगर C बराबर N/V होता है तो ध्यान दो, और I1 C1 के जगह पर N1/V1 बराबर I2 C2 के जगह पर N2/V2 बता देंगे। ध्यान दो, I1 C1 बराबर I2 C2, तो I1 C1 के जगह पर N1/V1 बराबर I2 C2 के जगह पर N2/V2। अब जरा ध्यान दो, सिंस N बराबर W/M, ये भी होता है N बराबर W/M, तो ये भी बता देंगे। I1 N1 के जगह पर W1/M1 इंटू 1/V1 बराबर I2 W2/M2 इंटू 1/V2। चलो ध्यान दो, ये I1 W1/M1 इंटू 1/V1 बराबर I2 W2/M2 इंटू 1/V2। ये कंडीशन हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। या तो I1 C1 बराबर I2 C2 बोल दो,
या नहीं तो I1 N1/V1 बराबर I2 N2/V2 बोल दो, या नहीं तो I1 W1/M1 इंटू 1/V1 बराबर I2 W2/M2 इंटू 1/V2। ये कंडीशन रहा किसका, आइसोटोनिक सोल्यूशन का। फिर से एक बार समझ लो, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए ध्यान रखना है पाई 1 बराबर पाई 2 होना चाहिए। तो दो सोल्यूशन लिया 1 और 2, सोल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 मोल पर लीटर, सोल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर। सोल्यूशन 1 का बॉन्ड ऑफ फैक्टर I1, सोल्यूशन 2 का बॉन्ड ऑफ फैक्टर I2। सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। ध्यान दो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला था पाई बराबर IRCT ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। तो अगर मान लो सोल्यूशन 1 के लिए लगाते, सोल्यूशन 1 के लिए तो पाई 1 बराबर क्या बोलते हैं I1R C1T। अगर सोल्यूशन 2 के लिए लगाते तो I2, ध्यान दो I2R C2T, I2R C2T, ये पाई 2 बराबर हो जाता। तो कंडीशन था ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई 1 बराबर, आइसोटोनिक सोल्यूशन में पाई 1 बराबर पाई 2, तो पाई 1 बराबर पाई 2, तो पाई 1 के जगह पर क्या दे दिए I1 C1 RT बराबर I2 C2 RT। अब जरा देखो ये RT RT कैंसिल हो गया, यानी I1 C1 बराबर I2 C2, यही आइसोटोनिक सोल्यूशन हुआ। आप यहीं पर रोक सकते हैं, नहीं तो आप पहले से जान रहे हैं C बराबर N/V, तो लिखेंगे I1 C1 के जगह पर N1/V1 बराबर I2 C2 के जगह पर N2/V2। चाहे तो ये भी बता सकते हैं N बराबर W/M, तो I1 N1 के जगह पर W1/M1 इंटू 1/V1 बराबर I2 इंटू N2 के जगह पर W2/M2 इंटू 1/V2। तो यहाँ तक बता दीजिए तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन ये किसको कहते हैं, तो ध्यान दो। फॉर टू सोल्यूशन, वन सोल्यूशन हैविंग higher value of osmotic pressure is called hypertonic solution, while other solution having lower value of osmotic pressure are called hypotonic solution। ध्यान दो हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक क्या, तो हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब था हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। दो सोल्यूशन जिसमें एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो जिसका ज़्यादा वो हाइपरटोनिक और जिसका कम वो हाइपोटोनिक। तो मान लो तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन दिया, नाम नहीं बताया, बोला कि इसमें से एक हाइपरटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है और एक आइसोटोनिक है। ध्यान दो इस तरह का कुछ क्वेश्चन रखा कि 3 सॉल्यूशन रखा इस तरह का, ठीक है। बोला इसमें से कोई हाइपरटोनिक है, कोई हाइपोटोनिक है और कोई आइसोटोनिक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान दो दिमाग में सेट करो। ये सॉल्यूशन 1 था, ये 2 और ये 3। ध्यान दो, मान लो सॉल्यूशन 2 में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, पाई 1 बराबर पाई 2, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, पाई 1 बराबर पाई 2। तो अगर यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, पाई 1 बराबर पाई 2, इसका मतलब ये आइसोटोनिक था, मान लिया हूँ। और सपोज करो यहाँ पर पाई 1 ग्रेटर आ गया पाई 2 से, पाई 1 ग्रेटर आ गया पाई 2 से, तो ये हो गया हाइपरटोनिक। और सपोज करो यहाँ पर पाई 1 लेसर आ गया पाई 2 से, तो ये हो गया हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ये हाइपरटोनिक, ये हाइपोटोनिक। मान लो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था तो आइसोटोनिक। मान लो यहाँ पाई 1 ग्रेटर हो गया पाई 2 से, तो ये हाइपरटोनिक, और यहाँ पाई 1 लेसर हो गया पाई 2 से, तो वो हाइपोटोनिक। तो ये हाइपोटोनिक हुआ, यह हाइपरटोनिक, यह आइसोटोनिक। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसलिए आइसोटोनिक। यहाँ पाई 1 का वैल्यू ज़्यादा है पाई 2 से, तो ये हाइपरटोनिक। यहाँ पाई 1 का वैल्यू कम है पाई 2 से, तो ये हाइपोटोनिक। तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट समाप्त करो। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। सुनो ध्यान से, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या, तो व्हेन 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर, द सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। फिर से सुनो, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या, व्हेन 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन
are separated by a semi permeable membrane, no osmosis occur, the solution are called isoosmotic solution। बोलता है जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेट होगा किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेट होगा किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसके वजह से नो ऑस्मोसिस अकर, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड में नहीं होगा। द सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। फिर से सुनो, व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर, द सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसके वजह से कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्लाज्मोलाइसिस, ये क्या होता है, तो when the cell is placed in a hypertonic solution, the fluid comes out of the cell due to osmosis and as a result cell material shrinks gradually. This process is called plasmolysis. Plasmolysis क्या होता है, when the cell is placed in a hypertonic solution, the fluid comes out of the cell due to osmosis and as a result cell material shrinks gradually. This process is called plasmolysis. Plasmolysis क्या होता है, तो जब किसी सेल को प्लेस्ड करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जब किसी सेल को प्लेस्ड करो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि दो सॉल्यूशन है जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा दूसरे का कम, तो सेल को डालना है हाइपरटोनिक में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उससे होगा क्या, द फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द सेल, तो वो सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होगा उस फ्लूइड मटेरियल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन खींच लेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के वजह से, एंड एज ए रिजल्ट सेल मटेरियल श्रिंक्स, जिसके वजह से वो धीरे धीरे सेल मटेरियल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। फिर से सुनेगा, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड एज ए रिजल्ट सेल मटेरियल श्रिंक्स ग्रेजुअली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी सेल को प्लेस्ड करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसके वजह से उसका फ्लूइड मटेरियल सेल से बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस के कारण, और वो सेल मटेरियल श्रिंक कर जाएगा, इस धीरे धीरे इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो आइसोऑस्मोटिक प्लाज्मोलाइसिस फिर से एक बार समझ लो, आइसोऑस्मोटिक when two isotonic solution are separated by a semi permeable membrane, no osmosis occur, the solution are called isoosmotic solution। जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसके वजह से कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, उसी को बोलेंगे आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस क्या, जब सेल को प्लेस्ड करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसके वजह से फ्लूइड मटेरियल सेल, द फ्लूइड कम्स आउट ऑफ दिस सेल, जिसके वजह से उस सेल का फ्लूइड मटेरियल बाहर आ जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, सेल मटेरियल श्रिंक करेगा धीरे धीरे, इसी प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द फ्लूइड कम्स आउट ऑफ दिस सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड एज ए रिजल्ट सेल मटेरियल श्रिंक्स ग्रेजुअली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है ऑस्मोटिक प्रेशर में एक, व्हाई डज ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल, ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल क्यों होता है, तो ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी because it depends on the number of solute particle present in the solution। osmotic pressure colligative property क्यों है, why does osmotic pressure becomes abnormal, osmotic pressure abnormal क्यों है, तो बोला हूँ osmotic pressure is a colligative property because it depends on the number of solute particle present in the solution। osmotic pressure एक colligative property है और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि कभी कभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, यानी वहाँ पर आई का वैल्यू 1 होता है। लेकिन जहाँ पर वो सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करना शुरू कर दे, जहाँ पे वो सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करना शुरू कर दे या एसोसिएट करना शुरू कर दे, तो वहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल का ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, यानी जो उसका हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे उससे वो या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, इसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है। फिर से समझ ले, ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल क्यों है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो डिपेंड करेगा सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर। लेकिन होता है क्या, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन अगर
कोई ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया, जिसके वजह से होगा क्या, तो अब आई बढ़ने या घटने लगेगा। तो आई बढ़ने और घटने के केस में ये ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करेगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर से। उसका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर रहेगा उससे वो एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करने लगेगा, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक, अब ध्यान दो, कोई पूछेगा रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ही समुद्री पानी जो खारा रहता है उससे प्योर वाटर लिया जाता है। कोई पूछेगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या यूज होता है, तो टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, यही प्रोसेस रहेगा। यानी प्योर वाटर लेना रहेगा सी वाटर से, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। यानी कोई पूछेगा रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, एक नोट, इसका नोट क्या है तो लिख देता हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस is usually carried out to obtain pure water from sea water। रिवर्स ऑस्मोसिस लिया जाएगा प्योर वाटर को निकालने के लिए, कहाँ से, तो सी वाटर से। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीका से ध्यान दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर समाप्त हुआ, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग का लास्ट बचा है हेनरी लॉ। ठीक है, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, ये जो सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड है अब वो पढ़ेंगे, जहाँ पे हेनरी लॉ का हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर समाप्त हुआ, चालो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं और भी बताया जाएगा। आप लोग अच्छा से इस चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रेडी करिए। लास्ट हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। अच्छा से रेडी होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो भी दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन का भी प्रॉब्लम नहीं बताया है, वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसको बहुत अच्छा से पढ़ के रेडी कर लेना है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।